कल्चर ज्योग्राफी से ज्यादा इफेक्टिव रहे और कल्चर की जो डेप्थ क्वेश्चन है, जो बारीक सवाल है, वो राजस्थान बोर्ड की बुक से उठाए जाते हैं। क्या सवाल क्या हो गया? मारदड़ी, चरबर और नरछारी क्या है? एक बड़ी प्यारी कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगो। अच्छा सवाल बन रहा है। शीतला माता का मंदिर, चाकसू के सील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में आपसे सीधा भी सवाल यही पूछ ले, जो लखी मेला है वो किस दिन आयोजित होता है? त्योहार जो अगर लिंक करके याद करोगे तो अच्छे से याद होगा। निम्न में से किस स्थान पर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है? अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स बनाया था। ये बहुत बढ़िया सवाल बन सकता है। गलियाकोट का उर्स कहाँ है? डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील में फखरुद्दीन मौला की मजार है। ये नाम याद रखना, ये याद नहीं रहता लोगों को। कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन तो है गोगा नवमी, तो राधा अष्टमी के 2 दिन बाद आएगी तेजादशमी। तो बाकी वाले पंचपीर वगैरह तो हम पढ़ लेते हैं, श्रद्धानाथ जी के बारे में पढ़ते नहीं। बढ़िया सवाल बन जाता है कि श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ है? काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कहाँ पर है? ये याद रखना। जेठाना डूंगरपुर जो है लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा क्या ही बढ़िया सवाल हुआ गया, कहीं ना कहीं एग्जाम में दिखेगा आपको ये सवाल। सीधा सवाल आ जाता है, मोलेला किस लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। कांच पर सोने की नक्काशी, ये क्या कहलाती है? थेवा कला। नमस्कार, जय श्री श्याम। मैं प्रणवदीप अगस्त्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आरबीसी बुक्स में जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेगमेंट है, वो वाला हिस्सा। इससे पहले हमने ज्योग्राफी वाला सेगमेंट कर लिया है। क्लास 6 से 10th की बात करें तो ज्योग्राफी जो है आपकी 6th, 7th और 8th वाली बुक में ही है, वो पढ़ा दी गई है। क्लास 9th वाली जो है वो पूरी स्वतंत्रता संग्राम की है और प्रजामंडल से संबंधित है। और क्लास 10th में जो है वो हिस्ट्री एंड कल्चर है। तो ज्योग्राफी का जो बेसिक है वो 6th, 7th, 8th की बुक में हो चुका है। हालांकि वो बहुत सुपरफिशियल था। हम लोग जो डिटेल और प्रॉपर क्लासेस है वो जल्दी ही आपके साथ साझा करना शुरू कर देंगे। जो सिलेबस वाइज जो है हम लोग ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। एक बार ये राजस्थान सीरीज वाला पोर्शन हो जाए तो उसमें क्या होगा, आपका जो बेसिक्स है वो सबसे जो है ना सुपरफिशियल फॉर्मेट में अच्छे से कवर हो जाना है। ठीक है। कल्चर ज्योग्राफी से ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ज्योग्राफी में तो फिर भी क्या हुआ, चेंज हुआ था भाई, 41 जिले बन गए थे, जबकि हमने पुरानी जो एनसीईआरटी है उसको 33 जिलों के हिसाब से पढ़ा। लेकिन कल्चर जो है वही रहेगा। और कल्चर की जो डेप्थ क्वेश्चन है, जो बारीक सवाल है, वो राजस्थान बोर्ड की बुक से उठाए जाते हैं। हम पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पर बहुत से ऐसे सवाल है जो नॉर्मली जो है स्किप कर जाते हैं। चलिए हम सीधा पोर्शन पे आते हैं। ठीक है, बीच बीच में बता रहूंगा उसके बारे में। ये जो बुक है आपके क्लास 6 की जो बुक है और उसका चैप्टर नंबर 10। बुक्स आपको कहाँ मिलेंगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और चैनल में पिन किया हुआ है ताकि आपको सर्च करने में आसान है। पिन पे क्लिक कीजिएगा आप, तो आपको 6 to 10 तक की जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है वो मिल जाएगी। आप 6 वाली बुक साथ में रख लीजिए और फिर इस वीडियो को आप 1.5x पे भी आप देखेंगे तो बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से जो है चैप्टर कवर हो जाएगा। आप खुद पढ़ोगे और एक वीडियो लगा के एक बार आप रीडिंग लगा लोगे, आपको ऐसे लगेगा आपने बहुत अच्छे से इसको याद कर लिया। ठीक है, चलिए इंट्रो में क्या कह रहा है कि एक प्रार्थना सभा में जो एक टीचर है वो बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में आज बात करेंगे। क्या बात कर रहे हैं देखो। टीचर कह रहे हैं कि राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय है। ठीक है, धर्म की जब हम बात करते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में है। और जब संप्रदाय की बात होती है तो जैसे हिंदू धर्म में अलग अलग संप्रदाय हैं, ठीक है, उस संप्रदायों से हम लोग संदर्भित करते हैं। जैन, मुस्लिम, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि है। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या में जो आदिवासी समूह है ये भी है। आदिवासियों में भील, मीणा, गरासिया, ये हम लोग ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में पढ़ चुके हैं ना। सहरिया, डामोर, डामोर याद करो, डामोर कहाँ है? डूंगरपुर है ना, ड से ड, डांगोर और डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में। गरासिया सिरोही में, सहरिया बारा है ना। ये सारा हम लोग लिख के आए हैं, समझ के आए हैं एनसीईआरटी वाली जो बुक्स में कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई जाती है। ठीक है, ओवरऑल विभिन्न प्रकार की जो है अंचलों में भाषाएं बोली जाती है। राजस्थानी भाषा जो है उसको मोटे रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2 रूपों में। हम लोग बात करते हैं सब पूरे ओवरऑल के राजस्थान में क्या है, राजस्थानी भाषा बोली जाती है। लेकिन राजस्थानी भाषा में भी अनेक विविधता है, अलग अलग क्षेत्रों में भाषा अलग अलग होती है। मोटे तौर पर राजस्थानी भाषा जो है उसको 2 भागों में बांट लेते हैं हम। ठीक है, मैं यहीं पर अगर एक मैप के रूप में अगर इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी, यानी ये जो अरावली बेल्ट है इसके इधर तो ये पश्चिमी राजस्थानी हो जाएगी और ये पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, पश्चिम में एक तरह से वो जो मरुस्थली बेल्ट है उसमें आ गया और इधर जो आपका पठारी वागड़ बेल्ट हो गया, ये सारी ये इधर आ गए, ये आ गया इधर। पूर्वी राजस्थान में सॉरी माफी चाहूंगा, इसको हम लोग कुछ इस क्रम में देखेंगे
क्योंकि वागड़ उधर आएगा। मैं अगले पेज पे बनाता हूं ताकि वहां पे अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो यहां पर हम बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान में जो है भाषा कहां का है, ढूंढाडी। ढूंढाड कहां पे आएगा, जयपुर में। हाड़ौती, ये हाड़ौती। फिर मेवात, मेवात हो गया आपका अलवर। और फिर है अहिरवाटी। अहिरवाट यही अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, यानी पूर्वी राजस्थान वाला बेल्ट ये रखा गया आपका, है ना। ये देखना पूर्वी राजस्थान ये जो बोलियां है ये यहां पर है। कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, एक तो ढूंढाडी जो जयपुर और के आसपास में, ढूंढाडी शेखावटी कह सकते हैं। फिर ये हाड़ौती वाला जो बेल्ट है, हाड़ा शासकों वाला। फिर मेवात, मेव जाति का शासन रहा था। और अहिरवाटी, अहिर यानी यादवों के शासन जो है उससे संबंधित है। ये हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में इसको बहुत अच्छे से जो है समझा दिया जाएगा, किस क्षेत्र का नाम किस हिसाब से पढ़ा गया है वो बता देंगे। फिर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो मारवाड़ी, ये मारवाड़ी बेल्ट यहाँ पे जो अपना जोधपुर वाला बेल्ट हो गया। फिर मेवाड़ यानी उदयपुर वाली जो भाषा है मेवाड़ वाली, वो भी पश्चिम में ही आएगी। वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली जो है ये वागड़। और शेखावटी, देखो शेखावटी को भी पश्चिम में रखा गया है। हाड़ौती जो है आपके पूर्व में है, मैंने अभी शायद साथ में बोल दिया था। हाड़ौती जो है वो पूर्वी राजस्थान की। शेखावटी, शेखावटी आ जाती है आपके चूरू झुंझुनू वाला बेल्ट, है ना। ये भी मरुस्थली बेल्ट है। तो ये भी एक समझने वाली बात है। अगर हम शेखावटी को कई बार, जैसा अभी मैंने ये एक तरह से गलत तरह से अज्यूम कर लिया कि शेखावटी जो है पूर्व में आती है, जबकि यहाँ पे स्पष्ट बताया कि शेखावटी जो है किधर है, पश्चिमी राजस्थान में है, जो कि किधर है आपके चूरू झुंझुनू सीकर वाला ये जो बेल्ट है वो शेखावटी बेल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो दो भाग हो गए और उसमें चार चार जो हो गए। इसकी सब भाषाएं भी होती है, ठीक है, कह सकते हैं गौण भाषाएं। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। भाषा, वेशभूषा, खानपान, रीति रिवाज आदि में अंतर देखने को मिलता है। कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी। तो डेफिनेटली दाल ढोकला जो है आपका गुजरात से संबंधित है, गुजरात से रिलेट है। तो यहाँ पे जो दक्षिण राजस्थान है, सिरोही वाला है, इस बेल्ट में जो है ये दाल ढोकला का प्रचलन होगा। वही दाल बाटी जो है अपना जो है मध्य राजस्थान या फिर मारवाड़ क्षेत्र जो है यहाँ पर प्रचलित है। बाजरे की खींच और मक्का की रोटी, बाजरा जो मरुस्थली बेल्ट में है इधर रहता है, जो कि मक्के की खींच की अगर बात करेंगे तो जो आपका पंजाब का टच वाला बेल्ट है वहां पर इसका प्रचलन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और कैर सांगरी तो पश्चिमी राजस्थान में पर्याप्त रूप से मिलती है। ये कुछ इमेजेस बता रखी है और मेरे ख्याल से आप लोग सभी इनसे परिचित है। ये दाल बाटी, घेवर, मक्के की रोटी, चूरमा, कैर सांगरी, बाजरे की खींच। वेशभूषा की बात करें तो वेशभूषा में हमारे यहाँ क्या होता है, चटक रंगों। हम लोग सामान्य जो है सिंपल जो प्लेन जो शर्ट है, प्लेन जो है अपने कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं। जैसे अगर औरतों की अगर बात करें तो उनकी ओढ़नियाँ हुई, उनके जो पहनावे हुए, उनमें चटक रंगों का प्रयोग ज़्यादा होता है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होता है। महिलाएं घाघरा, चोली, रंग बिरंगी गोटा अलगी ओढ़नियाँ पहनती है। और पुरुषों के पारंपरिक परिधान में धोती, कुर्ता, पायजामा ये सब है। ठीक है, हमारा जो स्वाभिमान है वो क्या है, राजस्थान की जो पगड़ी है वो है ये। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान में बहुरंगी वेशभूषा का प्रभावित करती है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन, मनोरंजन के साधन क्या रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीजें, यहाँ पे सवाल देखो, सवाल अब मैं समझता हूँ कैसे है। देखो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे जो है गिल्ली डंडा, सितोलिया या फिर हम लोग सतोलिया कहते हैं, है ना, लुका छिपी जिसे आंख मिचौनी कहते हैं, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे के खेल आदि खेलते हैं। मैं समझता हूँ आप सबने खेले ही होंगे ये, है ना। और नहीं खेले हैं तो मैं कहूँगा कि खेल लिए, ठीक है। या कम से कम आपने नहीं खेले तो आने वाली जो जनरेशन है, छोटे भाई बहन है, उनको जरूर इनसे परिचित कराए कि हाँ इस तरह के गेम होंगे या होते हैं, ठीक है। उनको वीडियो गेम तक सीमित ना रखें, टीवी तक सीमित ना रखें, मोबाइल गेम्स तक सीमित ना रखें। ये जो फील्ड गेम्स है इनसे जो बच्चों में जो कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है ना, एक जो आपसी लगाव पैदा होता है, वो मोबाइल गेम्स में या फिर पबजी में साथ में मिलके बैटल करने पर नहीं होगा, ये मान के चलो, ठीक है। सतोलिया खेलते समय जो एक कोऑर्डिनेशन बनता है सबका, या लुका छिपी में जो कोऑर्डिनेशन बनता है वो पबजी में नहीं बन सकता। जो बॉन्डिंग वहां बन सकती है वो बाहर नहीं बन, वहाँ जो इंडोर गेम्स है उसमें नहीं बनती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के खेल बने रहें, इनका अस्तित्व बना रहे, हमारी संस्कृति का हिस्सा है ये। और एक जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन या फिर युवा होने के कारण इसमें उत्तरदायित्व तो आपका भी बनता है कि इसको आगे आप कैरी फॉरवर्ड करें। आपने खेले हैं बहुत अच्छी बात है, आपके छोटे भाई बहन खेले इसका भी आप ध्यान रखें, आपके बच्चे खेले इसका भी ध्यान रखें, ठीक है। चलिए
ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे गिल्ली डंडा, सतोलिया, लुका छिपी खेलते हैं। चौपड़ चौसर, चौपड़ मैं समझता हूँ आधा नहीं खेला होगा आप लोगों ने, वो जो आप क्या कह सकते हैं, डाइस वाला गेम है ना, लूडो। लूडो का थोड़ा सा एक बड़ा रूप है जो आप महाभारत में देख सकते हैं, महाभारत में जिसमें वो हारते हैं ना, ठीक है, द्रौपदी को हार दिया जाता है, वो चौपड़ है। चरभर, नरछारी आदि जमीन पर बनाकर खेले जाते हैं और अन्य जन समुदाय के लिए। अब देखो इसमें सवाल कैसे बना, अब सवाल आ गया कि मारदड़ी, चरभर, नरछारी, क्या सवाल आ गया, जैसे बाकी वाले नाम तो आपने सुने होंगे, जैसे एक टर्म ले लिया मैंने मारदड़ी, एक ले लिया चरभर और एक ले लिया नरछारी, निम्न में से क्या होंगे, ठीक है, क्या सवाल क्या हो गया, मारदड़ी, चरभर और नरछारी क्या है, और ऑप्शन आ जाएंगे राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा के प्रकार, एक तरह के खेल, या फिर एक तरह का वाद्य यंत्र, या फिर एक तरह के लोकगीत, है ना। इस तरह से ऑप्शन में सवाल आएंगे और अगर आप इनसे परिचित नहीं है तो ये जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि बाकी जैसे कंचे हुए, लट्टू हो गए और आंख मिचौनी, लुका छिपी, ये तो आते ही हैं। तो इस तरह से थोड़े से चरभर, नरचारी, अब ये अगर आपने नहीं पढ़े नाम तो दिक्कत है, जबकि यहाँ पे 6th की बुक में बहुत आसानी से दिए हैं और सामान्य रूप से बच्चे गांवों में खेलते हैं। बट हम जो शहरी समुदाय के लोग हैं वो जनरली, या फिर जो बच्चे हैं वो इन खेलों से परिचित नहीं होते, तो उनको उतना फैमिलियर नहीं हो पाते, तो इसलिए उनको पढ़ना पड़ता है। लोक नाट्य की शैली में अगर बात करें तो ख्याल, हेला, गवरी, तमाशा, तुर्रा, कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई आदि हैं। पारंपरिक खेलों के साथ इन आधुनिक खेलों और मनोरंजन के साधन भी यहां जीवन शैली में देखने को मिलता है। सांस्कृतिक विविधता, जो सभी धर्म है, संप्रदाय है, उनके जो है त्योहार या पर्व मनाए जाते हैं, जैसे होली है, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, हम लोग सब जो है त्योहारों को पर्याप्त रूप से समय देते हैं और इक्वली रूप से मनाते हैं। गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया, ये जो है हमारे जो राजस्थानी त्योहार जो है जिन पर हम ज्यादा महत्व देते हैं वो है। अब इसमें यही है, हम लोग एक एक आज त्योहार जो है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले गणगौर की बात करते हैं। गणगौर कब होती है, चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होती है। देखो अब इसमें आपको याद क्या करना है, ठीक है, गणगौर, देखो गणगौर को लेके एक बढ़िया कहावत जो है, या फिर मैं बात कर सकता हूं हमारे जो पूरे जो त्योहार है उन त्योहारों को लेकर बात करें तो एक बड़ी प्यारी कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबीत गणगौर, यानी जो है तीज जो है, भादवा तीज से जो है वो हमारे क्या है, त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर पर जो है समाप्त होते हैं, ठीक है। तो गणगौर सामान्य रूप से मनाए जाने वाला अंतिम त्योहार इस क्रम में मनाते हैं, क्योंकि गणगौर के बाद एक बड़ा गैप आता है वापस त्योहार के बाद में त्योहार आने में। अदरवाइज कंटिन्यूसली जो है सावन भादवा वगैरह है वहां पर जो है त्योहार जो है लगातार लगे रहते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी। अभी बेसिक तौर पे आपको क्या याद रखना है, एक तो इनकी जो तिथि बनती है वो, अब तिथि के लिए एक बार आपको क्या होना चाहिए, महीनों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है, महीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। महीनों के नाम अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं लिख लेता हूं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन या श्रावण, ऐसे भी लिखा था, सावन, भाद्रपद, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ, फागुन, माघशीष, पौष, माघ, फाल्गुन, ठीक है। तो ये है आपके जो 6 महीने हैं, सॉरी 12 महीने हैं, और ये जो 12 महीने हैं वो 2 अंतराल में रहते हैं। पहले जो है कहता है अंधेरा पक्ष, यानी कृष्ण पक्ष पहले आता है और फिर आता है शुक्ल पक्ष, ठीक है। बदी और सुदी भी जिसे हम कहते हैं, चैत्र में जैसे कृष्ण, चैत्र कृष्ण और चैत्र शुक्ल। हम लोग जो नया साल शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष से, एकम, चैत्र, शुक्ल, है ना। एकम को हम कहते हैं प्रतिपदा, क्या कहते हैं, प्रतिपदा। जो एकम है उसके लिए टर्म क्या लेती है,
प्रतिपदा चैत्र शुक्ल से जो है हमारा नया साल शुरू होता है और वापस जो है खत्म का होगा चैत्र फागुन पे जो है वो खत्म होता है, सॉरी चैत्र अमावस पे जो है वो खत्म होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो चैत्र शुक्ल के बाद क्या आएगा? वैशाख कृष्ण पक्ष। ठीक है, फिर वैशाख का शुक्ल पक्ष। इस क्रम में जो है महीने बढ़ेंगे, हमें ध्यान रखना है। अभी के लिए हम क्या ध्यान रख रहे हैं कि गणगौर जो है कब आ रहा है? गणगौर आ रही है आपकी चैत्र शुक्ल तृतीया से जो है गणगौर शुरू होती है। ठीक है, कहां तक चलती है? चैत्र शुक्ल तृतीया से शुरू होती है। गण और गौर, गणगौर में दो शब्द आ रहे हैं, गण और गौर। गण किसके लिए आ रहा है? शिव के लिए। गण किसके लिए? शिव। और गौर, गौरी से याद रख लेना, गौरी, गौरी पार्वती है, ये पार्वती का जो है पर्याय है, अन्य नाम है गौरी। तो गौरी का हुआ गौर और गण कौन हो गए? शिव। मुख्य रूप से पूजा भी इन्हीं की होती है, शिव और पार्वती के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान में कहीं पर 3 दिन तो कहीं 4 दिन का इसमें गणगौर का जो है उत्सव रहता है। गणगौर जो है मुख्य रूप से हमारे जो जोधपुर बेल्ट है, मारवाड़ बेल्ट है, इसमें जो है प्राप्त रूप से अच्छी तरह से जो है मनाया जाता है। फिर आती है तीज। अब तीज देखो, तीज कौन सी है? श्रावण में जो अभी बताया, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज जो है ये श्रावण तीज है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था पहले। ठीक है, तो राजस्थान में एक अलग ही महत्व है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती है तो यह किसी उत्सव से कम नहीं। अब हम लोग कहाँ हैं? एक राजस्थानी बेल्ट से बिलोंग करते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम जो है वर्षा रहती है, और उसमें जो बारिश आती है, बादल आती है, तो हमारे लिए वो त्योहार से कम नहीं है। तो ये जो श्रावण तीज है ये उस समय है जब बारिश आती है, तो ये किसी उत्सव से कम नहीं है। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया। अब देखो तीज कौन सी है? तीज अलग अलग तीज आती है, एक भादवा में भी तीज आती है, श्रावण में भी तीज आती है। श्रावण वाली तीज है वो कौन सी है? को नवविवाहिता पेड़ों पर झूले लगाकर झूलती हैं। भादवे की कृष्ण पक्ष को, भादो, भादो मतलब भादवा है ना, भाद्रपद। ठीक है, श्रावण भाद्रपद। तो भादवा की जो कृष्ण पक्ष की तीज है, श्रावण में तो क्या आएगी? शुक्ल पक्ष की। भादवा में कृष्ण पक्ष की तीज को कहते हैं कजली तीज। ठीक है, या सातुरी तीज के रूप से भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो श्रावण पक्ष की तीज जो है छोटी तीज रहती है, ये बड़ी तीज या फिर कजली तीज या सातुरी तीज कहलाती है। इस अवसर पर महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और पार्वती की पूजा करती है। गणगौर पर भी पार्वती की पूजा होती है और तीज पर भी पार्वती की पूजा होती है, और महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। यह त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। पेड़ों पर झूले झूलना ये इस तरह का जो है, और जब आपने तीज की जो पूजा करते हुए देखा होगा तो उसमें पेड़ पौधे फल फ्रूट वगैरह जो है साथ में रख के जो है पूजे जाते हैं। तो ये कह सकते हैं प्रकृति और मनुष्य की निकटता का एक अनुपम उदाहरण है। शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी कब आती है? होली के बाद, होली के 8वें दिन। ठीक है, होली कब होगी? चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो है उसको जो है होली का दहन होता है। होली कब मनाई जाती है? पूर्णिमा को, पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो उसके बाद जो है आपके कृष्ण पक्ष की जो है होली कब मनाई जाती? फाल्गुन, फाल्गुन जो है उसकी पूर्णिमा को मनाई जाती है, फाल्गुन पूर्णिमा को। उसके बाद चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो है शीतलाष्टमी जो है मनाई जाती है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? शीतला अष्टमी है तो शीतला देवी की जो है यहां पर पूजा की जाती है। इस दिन बासोड़ा भोजन किया जाता है, यानी यहां पर हम सभी को पता है शीतलाष्टमी में क्या करते हैं, एक दिन पहले भोजन बनाकर फिर बाद में जो है बासी भोजन यानी कल का जो भोजन है वो भोजन किया जाता है, उसे बासोड़ा भोजन कहते हैं। जयपुर के पास चाकसू की सील की डूंगरी कहां पर है? देखो अच्छा सवाल बन रहा है। शीतला माता का मंदिर चाकसू के सील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। देखो शीतला माता का मेला कहां पर है? देखो ये तो हमने सबने पढ़ाई है कि चाकसू में है ये, ठीक है, सील की डूंगरी में जहां गधों का मेला भी बढ़ता है, और उदयपुर के वल्लभ नगर में। ठीक है, तो ये सामान्य रूप से ऐसे फैक्ट है जो मिस होते हैं। तो उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में शीतला माता के मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, लगभग हर शहर गांव कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना होती है। आपके यहां भी जो है मंदिर में पूजा की होती है। ये अक्षय तृतीया जिसे हम आखा तीज भी कहते हैं, है ना, अणबुजा सावा। आखा तीज यानी बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। यानी इस दिन जो है यह समझ आता है कि पूरा दिन ही जो है शुभ है। यहां पे इस दिन कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस दिन राजस्थान में बड़ी संख्या में जो है शादियां होती है। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है, और गेहूं और बाजरे का खीच भी बनाया जाता है।
राजस्थान के प्रमुख मेले, सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्कर मेले की। पुष्कर मेले का आयोजन अभी हाल ही में दीपावली में हुआ ये, ठीक है। दीपावली के बाद अभी कार्तिक महीना जो होता है, कार्तिक महीने में ये जो है पुष्कर मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा पर जो है भव्य मेले का आयोजन होता है। लगभग कार्तिक जो 11 से लेकर जो पूर्णिमा तक जो है ये मेले का आयोजन होता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और यहाँ पर उस समय विदेशी पर्यटक भी है काफी अधिक मात्रा में आते हैं। बहुत सारी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पुष्कर का जो सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है और झील जो है वो आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहती है। यहाँ सायकाल, यहाँ दीपदान भी होता है, ठीक है। चलिए आगे लेते हैं। केला देवी का मेला। केला देवी के मेले का आयोजन कहां पर होता है? सवाई माधोपुर में, ठीक है। सवाई माधोपुर में केला माता का जो मंदिर है वहां पर चैत्र शुक्ल अष्टमी को जो है ये मेले का आयोजन लगता है, ठीक है। याद रखना, केला माता का मंदिर है सवाई माधोपुर में, और जिसे लक्खी मेला भी कहता है। आपसे सीधा भी सवाल ये भी पूछ ले जो लक्खी मेला है वो किस दिन आयोजित होता है, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी कौन सी है? ये देखो अभी हमने पढ़ी थी, ताकि आपको इससे रिलेटेड याद रहे, ठीक है। चैत्र कृष्ण अष्टमी जो है, शीतला अष्टमी जो है, शीतला अष्टमी के जस्ट एक महीने बाद जो है आपके क्या होगा, ये केला देवी मेला। तो इससे लिंक करके याद रखोगे सब शीतला अष्टमी वाला, तो क्योंकि शीतला अष्टमी हमें याद रहता है सब, क्योंकि शीतला अष्टमी मनाते ही है बहुत साधारण रूप से, क्या होली के तुरंत बाद आएगी, तो होली के बाद हमें पता है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को है, तो उससे लिंक करके याद करो। त्योहार जो अगर लिंक करके याद करोगे तो अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो वहां पे जो आपके शीतला अष्टमी वाला मेला लगेगा उसके बराबर एक महीने बाद जो है लक्खी मेला लगता है, जो कहां लगेगा, जिसे केला देवी का मेला भी कहते हैं, केला माता सवाई माधोपुर में। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दराज से भक्त आते हैं, ठीक है। महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला भी कहां पर है? सवाई माधोपुर में, महावीर जी के मंदिर में। चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वादशी द्वितीया तक जो है मेले का आयोजन होता है। यहां 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। अब देखो यहां पे इस तरह से सवाल पूछ ले कि निम्न में से किस स्थान पर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है, तो वहां पर कौन सा होगा? महावीर जी जो है सवाई माधोपुर में महावीर जी का जो मंदिर है वहां पर है। और यहां पर मेला कब लगता है? सब चैत्र शुक्ल एकादशी को जो है मेला लगता है, जो कि कब तक चलता है? वैशाख द्वितीया तक, वैशाख कृष्ण द्वितीया तक जो है मेला चलता है। कोटा का दशहरा मेला। दशहरा हम सभी को पता है दीपावली से जस्ट पहले जो है होगा। कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासनकाल में जो है ये मनाना जो है शुरू किया था। 1729 से 1756 में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों और दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1889 से 1940 में दशहरा पर्व का अत्यधिक आकर्षक बनने का सिलसिला शुरू हुआ। दुर्जन साल के समय से तो ये मानते हैं कि लगभग दशहरा को जो है अच्छी तरह से मनाना शुरू किया था। और महाराव उमेद सिंह के समय का है कि वही वहां से तो ऐसा बहुत से वहां उस समय तो बहुत ही आकर्षक रूप से मनाया जाने लगा था। और वर्तमान समय भी में अगर हम देखें तो राजस्थान में सबसे बढ़िया अगर जो दशहरा मेला लगता है वो कहां लगता है? आपके कोटा में ही लगता है। हरियाली अमावस। हरियाली अमावस कौन सी होती है पहले तो ये ध्यान रखो। कहां उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में की थी। यहां पर प्रतिवर्ष हरियाली अमावस को भव्य मेला लगता है, ठीक है। हरियाली अमावस है कब? श्रावण माह की जो कृष्ण अमावस होती है, कृष्ण पक्ष ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, अमावस है तो श्रावण माह। श्रावण अमावस को क्या कहा जाता है? हरियाली अमावस। सीधी सी बात है, श्रावण में क्या है, बारिश ज्यादा होती है तो सब और हरा हरा हो रखा था, तो उसी समय उस अमावस को क्या कहते हैं? हरियाली अमावस कहते हैं। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पे मानते हैं। सब सावन कब शुरू हो गया? सब हरियाली अमावस आ गई, सब हरियाली अमावस से सावन शुरू हो गया, मतलब अब थोड़ा है जम के जो है बारिश होने वाली है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। अब देखो अगर बहुत से लोग हैं उनको पता भी नहीं हो सकता है कि शायद जो ख्वाजा साहब है वो उन्होंने जो माइग्रेट किया था, जिसे हम कहते हैं हिजरत, ठीक है। एक तो जो मक्का से मदीना किया था, ठीक है, फिर वापस उनका जो नेटिव प्लेस है वो कौन सा था? ईरान था। और ईरान से वो कहाँ आए थे? भारत आए थे। इन्हें गरीब नवाज के रूप में भी जाना जाता है। अजमेर में इनकी दरगाह है और पूरे देश के लोगों के आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब
जो वर्ड है वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। रजब माह की पहली से छठी तारीख को जो है अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ये बहुत बढ़िया सवाल बन सकता है, क्योंकि देखो चैत्र वैशाख वगैरह ये तो हम याद कर ही लेते हैं, लेकिन जो इस्लामिक कैलेंडर है उनके महीनों के नाम हमें सामान्य रूप से याद नहीं होते हैं। तो एटलीस्ट कुछ जो प्रमुख वहां पे जो उर्स मनाए जाते हैं उनमें आप याद रख लीजिए, जिसमें ख्वाजा साहब वाला जो उर्स है वो क्या होता है, रजब माह की पहली से छठी तारीख तक जो है ये मनाया जाता है। और ये क्या है, सर्वधर्म संभाव की जो है एक अनूठी मिसाल है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है सभी जो धर्म के जो लोग हैं वो पर्याप्त संख्या में जो है यहाँ पर दरगाह में पहुंचते हैं। बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला जिनका है आदिवासी समाज का जो है सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, कब लगता है, माघ पूर्णिमा के अवसर पर। बहुत बढ़िया सवाल है, बेणेश्वर मेला जो है वो कब लगता है, माघ पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। कहां लगेगा, डूंगरपुर जिले में सोम माही जाखम, इन तीनों का एक संगम स्थल है। ठीक है, वहां पर लगता है। ठीक है, कहां है, कब है, माघ पूर्णिमा को, कहां पर, डूंगरपुर जिले में। और यहां पे जो लोग हैं आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो अपने जो दिवंगत रहे उनके जो भी जैसे हम लोग जो है हमारे कोई भी अगर पूर्वज जो है जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी अस्थियों का विसर्जन हम कहाँ करते हैं, या तो गंगा नदी में हरिद्वार करते हैं या फिर पुष्कर करते हैं। तो आदिवासी समाजों के लिए ये जो संगम है सोम माही जाखम का, ये सबसे पवित्र स्थल जो है इनके लिए माना जाता है। करणी माता का मेला, ये कहां पर है, बीकानेर जिले के देशनोक में जो है करणी माता का मंदिर है। करणी माता बीकानेर शासकों की जो अधिष्ठात्री देवी रही है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह काले या सफेद रंग के जो चूहे हैं वो विचरण करते हुए मिलते हैं। यहाँ पर बहुत मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो करणी माता के मंदिर से परिचित नहीं होगा। चारण समुदाय की जो है वो कुलदेवी है और बीकानेर के जो शासकों है वहाँ की अधिष्ठात्री देवी रही है। ठीक है, वहां पर जो है बहुतायत या बहुत बड़ी संख्या में जो है वहां पर चूहे देखने को मिलते हैं। खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी सब हमारे जो है शुरुआत यही रहे। ठीक है, मेरे जो है परम कह सकते हैं पूज्य जो है देवता है जिनको मैं बहुत ज्यादा अनुसरण करता हूं। सीकर जिले के खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो एक प्रसिद्ध स्थल है। यहां पर मेला कब लगता है, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक। कब मेला लगता है, फाल्गुन में लगता है, फागुन में, और कब, दशमी से द्वादशी तक जो है यहां पर मेला लगता है। रामदेव जी का मेला जैसलमेर के पोखरण कस्बे में, कहां पर, रुनेचा में, जैसलमेर पोखरण रुनेचा में। कब, भादवा, भादवा के शुक्ल पक्ष में, भादवा शुक्ल पक्ष के द्वितीया से एकादशी तक ये मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव जी राजस्थान के जाने माने लोक देवता है। लोक देवताओं के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें सभी वर्गों और धर्मों के लोगों की आस्था है, यानी ये भी जो है एक सांप्रदायिक सौहार्द का जो है प्रतीक है। गलियाकोट का उर्स, एक उर्स तो हमने पढ़ लिया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, एक गलियाकोट का पढ़ेंगे। डूंगरपुर जिले में है, सागवाड़ा तहसील, गलियाकोट का उर्स का है डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील में। यहां पर गलियाकोट कस्बा है, यहां पर फखरुद्दीन मौला की मजार है। ये नाम याद रखना, ये याद नहीं रहता लोगों को। फखरुद्दीन मौला की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो याद रह जाता है, फखरुद्दीन मौला याद नहीं रहता है। तो फखरुद्दीन मौला की जो मजार है उस पर जो है गलियाकोट का उर्स जो होता है इसे मजार फकरी के नाम से भी जाना जाता है। ये दाऊद बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा, दाऊद बोहरा समाज मुस्लिम समाज में एक वर्ग है, दाऊद बोहरा समाज, तो उनका जो है ये आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स सभी वर्गों के लोगों की बड़ी संख्या में उत्साह में भाग लेते हैं, यानी इसको भी एक सांप्रदायिक सौहार्द का जो है कहा जाता है। अन्य मेलों की बात करें तो सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिसमें सिक्कर के जीण माता का मेला। अब इनमें आप याद रख लेना कि जीण माता का मेला कहाँ है, सिक्कर, हर्ष पर्वत है वहीं पे। अलवर में भ्रतहरि का मेला है, जयपुर में डिग्गी कल्याण जी का मेला। ठीक है, परबतसर में जो है तेजा जी का मेला, बाड़मेर का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरह से जो है राजस्थान में जो है प्रमुख कह सकता हूं कि बहुत लोक देवी देवता आ रहे हैं, या फिर देवताओं के नाम से जो है बड़े मेलों का आयोजन रहा है। आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो मेले का आयोजन कहाँ होता है, क्षेत्र का नाम, और जो तिथि है उसका ध्यान रखना है कि ये किस तिथि को जो है आयोजित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं हम लोग प्रमुख लोक देवता और जो संत हैं इनका। देखो, प्रमुख लोक देवता और संत जो है ये मानवीय रूप में ही इन्होंने जन्म लिया है। इनको लोक देवता या संत क्यों कहा गया है, ये देखिए किन कारणों के कारण। एक तो इन्होंने समाज सुधार का कार्य किया, तो समाज सुधार के कार्य, मानव सेवा,
वन संरक्षण, पशुधन की रक्षा, जिनमें गायों की रक्षा जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता या संत के रूप में पूजनीय। अब देखो यहां पर सबसे पहली चीज ये स्पष्ट की गई है कि लोक देवता या संत ऐसे नहीं रहे जिन्होंने कोई अलौकिक चमत्कार किया हो, है ना। चमत्कार के संदर्भ में उन्हें लोक देवता या संत के रूप में नहीं पूजा जा रहा है। उन्हें संत के रूप में क्यों पूजा जा रहा है? उनके समाज सुधार के कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षक, पशुधन रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे आदर्श, इन बहुमूल्य जो आपके कह सकते हैं वैल्यूएबल जो मूल्य है, जो जीवन देने वाले, इन मूल्यों के लिए अपना जीवन त्यागने वाले जो महापुरुष रहे हैं वो लोक देवता और संत के रूप में पूजनीय है। सामाजिक व धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवता को उदय हुआ है। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रेरक है। देखो अधिकतर लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें बहुत से अलग अलग धर्मों और संप्रदायों के लोग समान रूप से जो है पूजते हैं, तो ये सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता भी रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं गोगा जी, पंच पीरों में प्रमुख। पंच पीरों के लिए एक कहावत लिखी जाती है, पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा। पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। तो ये जो एक आपका एक कह सकते हैं लोकोक्ति है जिसमें जो है पांचों पीरों के जो है नाम दिए गए हैं। पांच पीर कौन से हैं? देखो पाबू जी, हड़बू जी, मैं नाम आप दोहा याद हो जाएगा, नाम याद हो जाएंगे, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी और गोगा जी। ठीक है, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी, ये जो पांच जो है पंच पीरों में जो है गिने जाते हैं। आपको जो है दोहा या लोकोक्ति है वो याद हो ही गया होगा, पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। ठीक है, गोगा जी जो है वो चौहान शासक थे यानी राजपूत वंश से थे और गोरखनाथ से प्रभावित थे। इनका जो मेला है वो कब लगता है? भाद्र कृष्णमी, भादवा की जो है कृष्ण पक्ष की नवमी, जिसे हम गोगा नवमी भी कहते हैं। ठीक है, भादवा कृष्ण नवमी में यानी कृष्ण जन्माष्टमी जो आती है, जन्माष्टमी के जस्ट अगले दिन, इस मैंने कहा ना आप याद रखो, लिंक से लिंक करके याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद होंगे। तो जन्माष्टमी के जस्ट आगे वाला यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो है गोगा नवमी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। और कहाँ मेला कहाँ लगा जाता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जो है वहां पर जो है ये मेला लगता है और ये लगभग महीने भर तक जो है मेला चलता है। इसके बाद अगर तेजा जी की बात करें तो तेजा जी को जो पूजा जाता है वो है गौधन की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। इनका मेला कब है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, भादवा सुदी दसम। देखो कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन तो है क्या है? गोगा नवमी। और राधा जन्माष्टमी जो आती है, राधा जन्माष्टमी आती है भाद्रपद शुक्ल में। देखो राधा गोरी कृष्ण सावले, तो कृष्ण जन्माष्टमी तो आएगी सावले यानी कृष्ण पक्ष में। ठीक है, और राधा अजी गोरे हैं तो वो क्या आएंगे? उजले पक्ष में यानी शुक्ल पक्ष में आती है। तो राधा अष्टमी भादवा की शुक्ल की अष्टमी, तो राधा अष्टमी के 2 दिन बाद आएगी तेजा दशमी और कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आएगी गोगा नवमी। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में तेजा जी की याद में विशाल पशु मेला जो है आयोजित होता है, जहां तेजा जी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध है। पाबू जी की बात करें तो पाबू जी को क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता। पाबू जी को क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता। तेजा जी में आपको वैसे इसमें लिखा नहीं है, बाकी सर्प रक्षक या सर्पदंश से जो है रक्षा के लिए जो है तेजा जी की ताती बांधी जाती है। ये सब लोग जो है आपको पता ही है, ये तेजा जी के जो चमत्कारों में कि सांप का अगर दंश हो तो उसमें तेजा जी की ताती बांधी जाती है। पाबू जी का है ऊंटों का देवता। पाबू मंड उनका मूल स्थान है। पाबू जी का मूल स्थान क्या है? पाबू मंड। और फड़ चित्रण के द्वारा पाबू जी के जीवन का चरित्र, फड़ होती है एक तरह का कपड़ा है जिस कपड़े पर किसी महान पुरुष या लोक देवता के पूरा जो जीवन है, उसका जो व्यक्तित्व रहा है, उनकी पूरी जीवन गाथा जो है वो एक पेपर पर या फिर एक कपड़े पर जो है चित्रित की जाती है, उससे फड़ कहा जाता है। रामदेव जी की अगर बात करें तो रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख, भाई
देख सकते हैं भाई राजस्थान में अगर हम बात करें वर्तमान में, वैसे तो सभी जो है लोक देवताओं को जो है बराबर, और सभी धर्म के जो लोग हैं, सभी संप्रदाय के लोग हैं वो मानते हैं, पर रामदेव जी के लिए जो है ये मान्यता मानी जाती है कि उनके लिए जो है उनके जो भक्तों की संख्या है वो सबसे प्रमुख रूप में माना जाता है, और इन्हें अवतारी पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक है, यानी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों जो है बराबर आते हैं। मुस्लिम एवं समाज के लोग उन्हें रामसा पीर कहते हैं, पीर कहते हैं। हम रामदेव जी कहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग जो है रामसा पीर कहते हैं। मेला कब लगेगा? भाद्रपद माह में जो है मेला जो है इनका आयोजित होता है। इन सब के अतिरिक्त मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, हरभून जी आदि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। अब आ गई बात संत की। इससे पहले तो लोक देवता थे, संतों में अगर सबसे बड़ी बात करें तो मीराबाई, ठीक है। मीरा के जैसी जो भक्ति रही है वो अतुलनीय भक्ति रही है। मीरा का जन्म मेड़तिया राठौड़ वर्ष में कुड़की ग्राम मेड़ता में आता है। ये आपकी ब्यावर जिले की जो जेतारण तहसील है उसमें है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, है ना। मेरा जो होम टाउन है जेतारण, ठीक है। तो जेतारण तहसील में आएगा, मेड़ता नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। कुड़की जो है जेतारण तहसील में जो है वो कुड़की ग्राम है। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदा वंश के महाराणा कुमार भोजराज से हुआ था। मीराबाई के जो पति थे भोजराज जी। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीरा के विवाह के कुछ समय पश्चात वैधव्य, वैधव्य मतलब भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई जो है विधवा हो गई थी, तो ये वैधव्य दुख कहलाता है। और वे संसार से विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यान किस पर केंद्रित कर दिया? कृष्ण भक्ति पर। सरल व सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही है, और उनके पदों में मीरा की जो है मीरा पदावली जो है उसमें जो है आप मीरा के जो है भक्ति गीत है उनका संकलन देख सकते हैं। और मीरा की जो भक्ति है वो कैसी है? एक सगुण भक्ति, यानी उन्होंने एक मूर्ति को अपना प्रतीक, कृष्ण का प्रतीक मान के जो पूजा है। और ये माना जाता है कि अंत समय में मीराबाई जो है वो उसी मूर्ति में जो है सम्मिलित हो गई, समाहित हो गई थी। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वान एक राय नहीं है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की और राजस्थान में आकर भक्ति का प्रयास करते रहे। 1603 में आमेर के पास नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दिया। यहीं पर इनकी जो पीठ है, एक जो दादू दयाल की जो है, दादू पंथ की जो है एक प्रमुख पीठ जो है नारायणा गांव में भी है। जाम्बोजी किस संप्रदाय से संबंधित है? विष्णोई संप्रदाय। देखो अभी बात किया, संप्रदाय अलग अलग होते हैं, धर्म जैसे हिंदू धर्म से ही संबंधित है, बट इसमें संप्रदाय अलग अलग हो गए। तो विष्णु संप्रदाय जाम्बोजी, जन्म विक्रम संवत 1508। ध्यान रखना विक्रम संवत है ये, है ना, ये अपना ईसाई कैलेंडर की बात नहीं कर रहे, विक्रम संवत की बात कर रहे हैं। तो विक्रम संवत 1508 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, देखो कब है? भादवा कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी। देखो यहां पर बहुत चीजें, मैंने कहा चीजें अगर आप कोरिलेट करके पढ़ोगे ना तो वो बहुत आसानी से जो है चीजें याद हो जाएगी, है ना। तो गोगा जाम्बोजी वाला भी कब आएगा? कृष्ण जन्माष्टमी को पीपासन नागौर में इनका जो है जन्म हुआ था। जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए विष्णोई समाज ने पर्यावरण की रक्षा और जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो अनुकरणीय है। तो पर्यावरण और जीव हत्या के विरोध में जो सबसे प्रमुख अगर कोई संप्रदाय कार्य करता है वो विष्णोई संप्रदाय करता है। नाम से पता है 20 नोई यानी 29 जो है इनके सिद्धांत है जो पर्यावरण और प्रकृति से संबंधित है, जिनका ये अनुसरण करते हैं, जो कि अपने आप में बिल्कुल ही अनुकरणीय और उल्लेखनीय है। जसनाथ जी कहां से बिलोंग करते हैं? कतरियासर बीकानेर में। और गोरखनाथ से प्रभावित होकर इन्होंने तपस्या व चमत्कारी योगी हो गए थे। श्रद्धानाथ जी, देखो श्रद्धानाथ जी कहां से हैं? शेखावटी क्षेत्र से, ठीक है। देखो बाकी वाले पंचपीर वगैरह तो हम पढ़ लेते हैं, श्रद्धानाथ जी के बारे में पढ़ते नहीं। जबकि ये देखो यहां पर श्रद्धानाथ जी जो है आपके बिल्कुल, एक सेकंड शायद थोड़ा सा आपको अब ठीक है ना। हाँ, तो श्रद्धानाथ जी जो है यहां पर आपके शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित ना होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलग जगह, देखो शिक्षा का प्रसार करने वाले जो लोक देवता रहे या फिर संत रहे उनमें ऐसे किसका नाम आएगा? श्रद्धानाथ जी। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक का संग्रहण ना करना,
ठीक है, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही संग्रहण करें। समता, समता यानी एक समानता और चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में देह त्याग व तपस्या के प्रतीक का एक आश्रम निर्माण है। अब पूछ ले आपसे, बढ़िया सवाल बन जाता है कि श्रद्धा नाथ जी का आश्रम कहाँ है, तो भाई साहब सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में जो है इनका आश्रम है, जो सभी वर्गों के लिए एक पवित्र स्थल है। मान्यता है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। देखो ये कितना बढ़िया सवाल आ जाए कि निम्न में से किस लोक संत ने इस चीज का या इस शिक्षा का अनुसरण किया या इस शिक्षा को बढ़ावा दिया कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास करता है, तो ये क्या हो जाएगा, श्रद्धानाथ जी। या फिर ये कहते हैं अपरिग्रह, समता और चरित्र निर्माण की शिक्षा देने वाले लोक संत कौन से रहे, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोक संत कौन से रहे, तो ये आपके क्या हो जाएगा, श्रद्धानाथ जी हो जाएंगे। तो ये हो गया आपके लोक देवता और जो संत वाला जो हिस्सा रहा क्लास 6 वाली बुक में, वो हो गया। अब बात करते हैं हस्तकला की। हस्तकला में सबसे पहले हम बात करते हैं काष्ठ कला पे। ठीक है, किस पर बात कर रहे हैं, काष्ठ, लकड़ी से संबंधित। लकड़ी की कला राजस्थान की प्रसिद्ध कला रही। लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इसका प्रधान केंद्र, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कहां पर है, ये याद रखना कि काष्ठ कला, देखो ये सवाल बनते हैं बढ़िया, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कहां है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में। लकड़ी के बेवान क्या क्या बनते हैं, देखो लकड़ी के बेवान, कावड़, रंगाई छपाई के ठप्पे यहां तैयार किए जाते हैं। ठीक है, कावड़ यात्रा वाले देखे होंगे। ठीक है, रंगाई छपाई के जो होता है ना, एक तरह का स्टाम्प टाइप कह सकते हो, वो तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने व कठपुतलियां, लकड़ी के खिलौने और कठपुतलियों के निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने और कठपुतलियां कहां आएगी, उदयपुर में। और जेठाना डूंगरपुर जो है लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा क्या ही बढ़िया सवाल हुआ गया। शेखावटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाता है। अब भाई साहब देखो, काष्ठ कला का जो एक प्रमुख केंद्र के रूप में अगर बात करें तो क्या हो गया, बस्सी चित्तौड़गढ़। बेवान, कावड़ और रंगाई छपाई जो है कहां पर तैयार किए जाते हैं, अगर आपसे सीधा पूछ ले कावड़ है, बेवान है, ये कहां पर बनते हैं मेनली, तो बस्सी में। फिर बात कर ले कि लकड़ी के खिलौने और कठपुतली, लकड़ी के खिलौने और कठपुतली के लिए कौन आ जाएगा, उदयपुर। और वही लकड़ी की मूर्तियां हैं तो जेठाना डूंगरपुर। स्टार लगा के बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स में लिख लेना, कहीं ना कहीं एग्जाम में दिखेगा आपको ये सवाल। मूर्तिकला, मूर्तिकला में राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है और संगमरमर की मूर्तियां बहुत बहुतायत में जो है बिकती हैं। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, इसी कारण यहां पर मूर्तियां और पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। टेराकोटा, अब पहले देखो टेराकोटा क्या है, मिट्टी से जो मूर्तियां बनती है उनके लिए टर्म जो है टेराकोटा। ठीक है, मिट्टी की मूर्ति बनाई, फिर उसको सजावटी और उपयोग के लिए तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। यानी मिट्टी लिया, मिट्टी को बना दिया और उसके बाद उसको भट्टी में जो है पका लेते हैं, तो वो स्थिति जो क्या है, या वो जो मूर्ति है वो क्या कहलाएगी, टेराकोटा निर्मित कहलाएगी। सिंपली फॉर्मेट में यही है, मिट्टी से बनाई है, उस मिट्टी को कच्चा नहीं रख के क्या कर दिया है, भट्टी में जो है पका लिया गया है। जैसे कुम्हार मटके को पकाता है भट्टी में, उसी तरह जो है बट्टा भट्टी कह सकते हो आप, उसी तरह उसमें मूर्तियों को अगर पका लिया जाता है तो वो टेराकोटा के संदर्भ में आ जाएगी। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है। सीधा सवाल आ जाता है, मोलेला किस लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित होती है। कि सब नाथद्वारा वाला सबको याद है ही है ना, कि सब मोलेला जो है, मोलेला तो बहुत कॉमन सा है। अब सवाल ये आ जाए मिलान करने वाला कि टेराकोटा वाला, कि सब टेराकोटा और सामने जैसे अलग अलग आ गया, जैसे ब्लू पॉटरी आ गई, टेराकोटा आ गया, कास्ट कारी आ गई, और फिर क्रॉस में मिलाने के लिए कह दे और सामने मोलेला या डूंगरपुर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पर सामने क्या दे दे, अलवर बाड़मेर, दिक्कत आ जाएगी ना। क्यों, क्योंकि याद क्या करते हैं, इतना ही, जबकि वो भी आगे लिखा हुआ है कि टेराकोटा के लिए अलवर व बाड़मेर भी प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन, पता ही है सबको। चीनी मिट्टी के जो सफेद बर्तन, अपने चाय का कप देख लो आप, उस पर नीले रंग के अंकन को ब्लू पॉटरी कहते हैं। तो चाय के कप जैसे मतलब जो भी चीनी मिट्टी के पात्र है उस पर अगर आप नीले रंग का अंकन कर दोगे वो क्या कहलाएगा, ब्लू पॉटरी। चाय की प्लेट वाले जो है चीनी मिट्टी वाले, उनको अपन क्या कहते हैं, पॉटरी कहते हैं। और ब्लू कलर हो गया तो ब्लू पॉटरी हो गया। इसके अतिरिक्त ब्लू पॉटरी, सुनहरी पॉटरी आदि भी प्रसिद्ध है, जिनके द्वारा डिजाइनर कप, प्लेट, अन्य बर्तन, खिलौने व सजावटी सामान बनाए जाते हैं। लाख का काम, लाख का काम किसका करते हैं, जो लाख का जो मटेरियल है उसे कहा जाता है चपड़ी। उस चपड़ी को पिघलाकर चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि में मिलाकर गूंथ लिया जाता है और उससे विभिन्न चीजें तैयार की जाती हैं। ये लाख का काम कहाँ होता है ज्यादा,
जयपुर जोधपुर में। लाख का काम ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा? जयपुर में जौहरी बाजार में चले जाओ, जोधपुर में इधर त्रिपोली वगैरह में चले जाओ, लाख का काम करते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। आभूषण जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर जोधपुर ये तो है ही आपका फेमस, जयपुर का जौहरी बाजार तो है ही है। बीकानेर व उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला, ये याद रखना भाई साहब। थेवा कला क्या है? कांच पर बारीक सोने की नक्काशी, कांच पर सोने की नक्काशी ये क्या कहलाती है? थेवा कला। और इसके लिए प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, थेवा कला कहां पर रहेगी? प्रतापगढ़। ठीक है, लाख का काम जयपुर जोधपुर। ठीक है, फिर टेराकोटा कहां पे था? मोलेला डूंगरपुर तो है ही है, उसके अलावा अलवर बाड़मेर। ठीक, फिर ब्लू पॉटरी की बात करें तो नीले रंग का अंकन ब्लू पॉटरी हो ही गया। फिर ब्लू पॉटरी के लिए ठीक है, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वापस चलते आभूषण पे। प्रतापगढ़ की जनजातियां पीतल और चांदी के आभूषण के लिए भी विख्यात है। प्रतापगढ़ की जनजातियां क्या है? पीतल और चांदी के आभूषण। अब कपड़ों की छपाई की बात करें तो कपड़ों की छपाई अलग अलग, कपड़ों पर अलग अलग तरह से छपाई होती है और उनके अलग अलग नाम होते हैं। इसमें बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काली डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए प्रसिद्ध है। कहां कहां पर है? बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मैंगनी और सोडे के मिश्रण से एक गोल बनाया जाता है। देखो ऐसे रंगाई छपाई में क्या क्या काम में ले रहे हैं? गोबर काम में ले रहे हैं, तिल्ली का तेल, बकरी की मैंगनी जो बकरी की जो गोबर करती है, ठीक है, बकरी की मैंगनी और सोडा, इसका जो मिश्रण है वो गोल बनाकर फिर बाद में रंगाई छपाई में काम में जाता है। कपड़े को पूरी रात भीगने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद फिर से हरड़ के गोल में डुबाया जाता है। ऐसा पूरा प्रोसेस बताया गया है। पहले तो क्या करते हैं? गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मैंगनी और सोडे के मिश्रण का गोल बनाकर कपड़े को पूरी रात भिगोएंगे। फिर सुखाकर किसमें? हरड़ का गोल बनाएंगे। फिर लकड़ी के छापे, जो भी बताया था, लकड़ी के जो छापे बनाए जाते हैं उस पर उन पर छपाई की जाती है। छपाई से पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है, अब सिंथेटिक रंगों का भी उपयोग होने लग गया है। कशीदाकारी या गोटेकारी, कपड़ों पर कशीदाकारी की जाती है। कशीदा आपने देखा ही होगा किस तरह से वो हाथों से महिलाएं जो है कशीदा करती है। कसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगह पर कपड़ों के तरह तरह काटकर और कपड़ों को सील दिया गया है, जिसे पेच वर्क कहा जाता है। गोटे किनारी तारी में भी राजस्थान की विशेषता रही है। ठीक है, तो राजस्थान को जो है रंगीला राजस्थान इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पर विविधता रही है। ठीक है, सवाल की अगर बात करें, क्या इसका जवाब मुझे देना है, आप दे दोगे? चूहे के कारण किस मंदिर को जाना जाता है ना? बीकानेर का बताओ मंदिर कौन सा है, जवाब दीजिएगा। और ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, ये भी जवाब आप मुझे ही देंगे। ठीक, आप ही देने वाले ऑप्शन में। ठीक है, इतना यार पार्टिसिपेशन तो कीजिए यार कि इस तरह के जवाब, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनके जवाब तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये आप जो है ऑप्शन में जवाब दोगे। ठीक है, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग से अंकन जो है, ब्लू रंग से अंकन या नीले रंग का जो अंकन है वही क्या कहलाता है? ब्लू पॉटरी। और तेजा जी ने अपने प्राणों की बाजी लगाई थी किसके लिए? गौरक्षा के लिए, हमने पढ़ाई था। ठीक है, बाकी ये सवाल है ही है। तो ये आपका क्लास 6 वाला आर्ट एंड कल्चर वाला सेगमेंट है वो क्लियर हो गया और ख्याल से बहुत अच्छी सी चीजें समझ में आ। एक जो बेसिक जो होता है, जिन लोगों ने कल्चर नहीं भी पढ़ा है उनके लिए भी और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे भी है जो सामान्य रूप से आप नोट्स में कहीं नहीं पढ़ते, है ना। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और बढ़िया लगा है तो एक बार चैनल को शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।